गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। और क्योंकि हरियाणा के एग्ज़ाम बिल्कुल हमारे सर पर हैं, अब अगले महीने से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और फिर एक सीरीज़ चलेगी एग्ज़ाम्स की, तो ये तैयारी करना सबकी जिम्मेदारी भी है। और अब एक मौका है, किस्मत ने आपको दिया है। दिन हमेशा मोहलत के मिलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि तैयारी हमेशा पहले से करके बैठना चाहिए। जो लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि पेपर आएंगे तब पढ़ेंगे, तो वो लोग हमेशा नुकसान में रहते हैं। खैर, हरियाणा जीके का सिलेबस मैंने आपको जब ये बैच स्टार्ट किया तब भी कहा था कि 3 से 4 महीने मिनिमम लगेंगे। अब पेपर जल्दी आ जाएगा तो भी हम सिलेबस के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में पूरा कर लें। 12-15 घंटे की क्लास लेने से कुछ नहीं समझ में आता। सिलेबस का एक तरीका है, एक ये मान लीजिए कि कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 3 महीने मिनिमम लगेंगे। स्टार्टिंग की 3-4 वीडियोज में मैंने लगातार यही कहा था कि अब पढ़ना शुरू करेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा चीज़ें कवर अप करते जाएं। और जनवरी-फरवरी तक इसके सिलेबस को पूरा होने की मुझे उम्मीद थी। लेकिन अब पेपर आ गया है, ठीक है, कोशिश करेंगे जितना बन पड़े। लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करना कि अब पेपर अगर अगले ही महीने है तो हम अगले महीने तक सारा सिलेबस कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने में और समझाने में टाइम की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं एक पूरा दिन खड़ी होकर यहाँ के इसको PDF खोल खोल के पढ़ाती रहूँ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आना। हर चीज़ का एक टाइम होता है। हरियाणा जीके को भी कम से कम 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने चाहिए। अगर फॉर्मेलिटी करनी है तो भी 1.5 से 2 महीना तो कम से कम चाहिए। फॉर्मेलिटी में भी भाई पढ़ने की एक बस दिखावट सी करनी है, आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मार्क्स लेने के लायक बनना है तो 3-4 महीने आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि पेपर आ गया तो पहले से पढ़ना चाहिए। वो कहीं ना कहीं अब पेपर तो आएंगे। मैं अभी भी कह रही हूँ जनवरी फरवरी, अब ये जुलाई अगस्त तक पेपर होते रहेंगे। तो उस टाइम पे अब बहुत सारे लोग तो ऐसे मिलेंगे आपको जिन्होंने बस ये दिसंबर तक पढ़ना है, फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। ग्राम सचिव का हो गया, फिर तब भागेंगे जब हरियाणा पुलिस का डेट फाइनल हो जाएगी। तो अपनी इस आदत से तुम्हें उबरना पड़ेगा अगर तुम्हें नौकरी चाहिए। जिनको नौकरी चाहिए ना, उनको ये होता है कि भाई मुझे सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। उस दौरान मेरे 1 पेपर आए, 4 पेपर आए, 10 पेपर आए, ये आपके अपने भाग्य के ऊपर है। तो अपनी तैयारी को आपको 1-1.5 साल तो देना ही पड़ेगा। 1 दिन, 2 दिन या 1 महीने, 2 महीने पढ़ के पेपर पास नहीं होते। पहले तो अपने आप को ये समझाओ, क्योंकि ऐसे सोचोगे कि एकदम पूरा कर दें। ऐसे तो हम पूरे देश के बच्चों को पढ़ाते हैं। कभी यूपी वालों के एग्जाम आ रहे होते हैं, कभी MP वालों के, कभी झारखंड वालों के, कभी हरियाणा वालों के, कभी दिल्ली वालों के। लेकिन हम ऐसे देखा भाग दौड़ नहीं कराते। कारण भाई ये पेपर साल भर आएंगे। हम एक बच्चे को सोच के पेपर के हिसाब से पढ़ाने लगे तो बाकी बच्चों का क्या होगा। इसलिए हम स्टार्टिंग में जब बहुत शुरू में बैचेस बनाए तभी कहा था पूरे साल को टारगेट करके पढ़ाएंगे, कि पूरे साल में तुम्हारी इतनी चीजें हैं कि एक 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 करके भी पूरी कराए ना तो साल लग जाएगा। मई से मैं इस ऐप पे पढ़ा रही हूँ, तब से लगातार लगभग क्लासेस चली हैं मेरी। अभी भी मैं ऐप के ऊपर 3 क्लासेस लेती हूँ डेली। अपने बैच में पढ़ाती हूँ सिर्फ 2 क्लास, और ऐप पे लगती है मेरी तीसरी क्लास। ये मेरी 3rd क्लास है। जो जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उन्हें पता है, 2:30 से 3:30 में मैंने CD वाले बच्चों को पढ़ाया, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। फिर 3:30 से 4:30, बल्कि आज तो 5 ही बज गए थे, फिर मैंने पढ़ाया स्टैटिक GK, वो पूरे भारत में जितने बच्चे ऐप से जुड़े हैं। और अब मैं पढ़ा रही हूँ स्पेशली हरियाणा GK। तो 3 क्लासेस मेरी हो जाती हैं इस पर, 2 क्लासेस अपने यहाँ। भाई एक सिलेबस को डिफाइंड तरीके से हमें पता है कि टाइम लगेगा, इसलिए अपने आप को दिलासा दो कि भैया हमें पहले पढ़ना चाहिए अगर हमें तैयारी करनी है। अब भी पढ़ने लगो तो अगले साल तक के पेपरों में अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये सोचो कि 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने में तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, जितना मैक्सिमम करना पॉसिबल है उतना ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन भाग दौड़ नहीं होगी तुम्हारे अकॉर्डिंग। वो हमने एक डिसाइड कर रखा है, भाई साल भर लगेगा पेपर में, वो साल भर लगेगा। तुम ये सोचो कि अब अगले महीने हम सोच के सब कुछ पढ़ा दें तो वैसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। फिर भी हाँ, ऐप पे बहुत सब कुछ हमने पढ़ा दिया, और लगभग आप ये मान के चलो किसी भी एग्जाम का 75 से 80% सिलेबस आपका ऐप पे डला हुआ है। सिर्फ हरियाणा GK नहीं है, हिंदी नहीं है, बाकी आप देखो इंग्लिश कितनी सारी पड़ी हुई है, GK है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, साइंस है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, सब कुछ तो है। तो जो ऐप वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने 5-6 हज़ार रुपए साल के भर रखे हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये जो ये अपना टॉपिक है हरियाणा GK, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं सोचूं दिसंबर में इसको पूरा करा दूं, नहीं होगा। पहले बता रही हूँ, ये लंबा टॉपिक है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें जनवरी फरवरी पकड़ेगा ये।
इस दौरान आपके जो पेपर आते हैं, जितना आप सीख सकते हैं मैक्सिमम सीख लीजिए, जितना हो सके पढ़ लीजिए। और अगर आपको टाइम मिल जाता है तो आप यूट्यूब पे भी, मैंने बहुत सारी क्लासेस ले रखी हैं हरियाणा जीके की, अलग अलग फोल्डर्स में डाली हुई हैं, वहाँ से भी पढ़ लीजिए। उससे क्या है, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, दिमाग में एक समझ बन जाएगी कि हाँ इससे ये जुड़ा हुआ है। फिर सेल्फ स्टडी कीजिए। ये सोचोगे कि एक टीचर 1 महीने में करा दे, तो नहीं, वो बात नहीं बनती। और भागदौड़ कराने में मुझे तो कम से कम मज़ा नहीं आता कि बस फॉर्मेलिटी के लिए 1 दिन पढ़ा दूँ। आज तीसरा दिन दे रहे हैं हम पर्यटन को, आज पूरा होगा। अब पेपर को सोचूं तो मैं 10 मिनट में करा दूं, लेकिन मुझे लगता है हर एक शब्द का मतलब तुम्हें पता हो, हर चीज में से हम गो थ्रू करें, क्योंकि पेपर आएंगे जाएंगे, मौके बार बार मिलेंगे। तैयारी एक बार जम के कर लो, फिर अगला मौका नहीं खराब करना, ठीक है। तो अब मेरा टारगेट बिल्कुल नहीं है कि मैं दिसंबर तक इसको हर हाल में पूरा कराऊं, नहीं, मैं कराऊंगी। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगी कि आपको ये, जब आप 5-6 महीने बाद आप देखोगे ना, तो आपको फील होगा कि हाँ हमारी कमांड बन गई। पेपर फिर आएंगे, ऐसा नहीं कि पेपर पहली और आखिरी बार हो रहे हैं। हम कितने सालों से देख रहे हैं पेपर आते जाते ऐसे ही रहते हैं। पास वो होते हैं जो तैयारी अच्छी करते हैं। सब पढ़ा दिया मैंने आपको, सब कुछ पूरा करा दिया। ये पांडु पिंडारा, भद्रकाली, तो शाम के पंचतीर्थ, पुंडरीक सरोवर, सन्निहित कंप्लीट हो चुका। सिखों वाला टॉपिक रहता है, जानबूझ के छुड़वाया हुआ है। ऐतिहासिक टीले ये मैंने करा दिए थे आपको, टीले भी सारे 5-6 टीले थे ये मेन। और फरमाना खास वाला प्रसिद्ध किले और स्तूप करा दिया, पलवल का किला, होडल की सराय, जल महल, चोर गुंबद और फिरोज शाह का महल, सब कंप्लीट करा दिया। जिलेवार पर्यटन स्थल मुझे लग रहा है, हाँ ये भी मैंने करा दिया। महेंद्रगढ़, कानौड़ ब्राह्मण बताया था ना, कर्ण झील बताया था, फिर बताया था पक्षियों के नाम पर हैं ये, बड़कल झील, शमा, सुल्तानपुर, ये लास्ट क्लास में करवा दिया। काला तीतर, एथनिक इंडिया, चकोर, ये कंप्लीट हो गया था। ये लिस्ट भी हमारी कंप्लीट थी यहाँ फतेहाबाद तक। अब हमें पढ़ना है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कुरुक्षेत्र। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें, वैसे आज का टारगेट ये नहीं है, ये तो बस कंप्लीट करना है क्योंकि ये रिवीजन है पर्यटन स्थल की। आज का टॉपिक है राजनीति के ऊपर, आज बातचीत शुरू करते हैं क्योंकि राजनीति का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और अगले महीने के पेपर में आएगा वो ज़रूर, ये भी ज़रूर आएगा। पहले वो टॉपिक करवा रही हूँ जो पेपर में आने के 100% चांसेस हैं, मतलब अभी तक कम से कम सरकार ने वैसे पेपर डिज़ाइन किए हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र जो आपकी धर्म नगरी है, 360 तीर्थ स्थल हैं जहाँ पे 18 दिन तक आपका महाभारत का युद्ध चला था। यहाँ पेनोरमा एंड साइंस सेंटर है। पेनोरमा सेंटर कई बार एग्जाम में आया, कहाँ है पेनोरमा सेंटर, तो कुरुक्षेत्र में है। मेमोरियल ऑफ राजा फरीदकोट, ये नहीं पूछेंगे, नाभा हाउस पूछ भी सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर शिवजी का है ये, और पशुपतिनाथ मंदिर, पत्थर मस्जिद, विश्वामित्र का टीला, ये पूछ सकते हैं। विश्वामित्र का टीला, ये टी पे बड़ी मात्रा आएगी, टीला पेहोवा में है कुरुक्षेत्र में। तो इसके 2 इंपॉर्टेंट है, पेनोरमा साइंस सेंटर कुरुक्षेत्र में है और विश्वामित्र का टीला भी कुरुक्षेत्र में है। वैसे टीले मैंने आपको अलग से पढ़ा भी रखे हैं। करनाल में क्या है, तरावड़ी सराय है। तरावड़ी आप जानते हैं तराइन का ही दूसरा नाम है, जहां तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तो तरावड़ी या तराइन एक ही चीज है। ओल्ड बादशाही ब्रिज है यहाँ। मीरा साहिब, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर कुछ ऐसी होती हैं जो एग्जाम्स में कई बार देखी गई हैं। जैसे तरावड़ी, इसका युद्ध भी था, तराइन यही है इसलिए आ सकता है। मीरा साहिब का मकबरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। गेटवे ऑफ ओल्ड मुगल सराय, मुगल पुल, नूरी दरगाह, सीता माता मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीता माता मंदिर। कनिष्क का स्तूप है और 9 होल्स वाला गोल्फ कोर्स है। आपको अपना गोल्फ कोर्स याद होगा ना, सबसे पहला अरावली गोल्फ कोर्स फरीदाबाद में, अमेरिका के एक डिजाइनर ने उसको डिजाइन किया था। गुड़गांव में बेगम पैलेस नहीं पूछेंगे, कौन सराय, जॉन हॉल, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, KOD पूछ सकते हैं, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। घूमने फिरने की बहुत सुंदर खूबसूरत जगह है, प्लेस होते हैं यहाँ बहुत, मतलब एक मन को जो खुशी दे, इस तरह का पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है KOD के नाम से, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। अच्छी महंगी टिकट लगती है एंट्री पर ही इसकी, कई 100 रुपए की, तो लेकिन घूमने फिरने की अच्छी जगह है। पंचकुला में नाहन कोठी है। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, तो गुरुद्वारा नाड़ा साहिब कहाँ है, पंचकुला में। गुरुद्वारा नाड़ा साहिब, ये पूछ सकते हैं नाड़ा साहिब। हिसार में ब्रिटिश पैलेस है। ब्लू बर्ड, ये ब्लू बर्ड भी एक जगह है। फ्लेमिंगो पक्षी का नाम है। ब्लैक बर्ड भी यहीं पर है। लाट की मस्जिद मैंने आपको बताया था, एक मस्जिद के बाहर ऐसे लाट पिलर खड़ी हुई है, तो उसको लाट की मस्जिद, गुजरी महल में, गुजरी महल ये रहा, ये भी आपको कहानी बताई थी। फिरोज शाह पैलेस, ये हिसार में है। जींद में एक बुद्ध का स्तूप है और किला जफरगढ़ है। जींद की मेन तो वो भैंस याद रखना, मुर्रा, और जींद में पांडु पिंडारा याद रखना। हरियाणा का पर्यटन चिन्ह क्या है, मोर। जहां भी हरियाणा गवर्नमेंट अपना साइन बनाती है हरियाणा टूरिज्म का, इनफैक्ट आप जो बुक भी पढ़ रहे होंगे ना, उसमें जैसे ही टूरिज्म की बात आएगी आप देखना, टूरिज्म के पास एक मोर ऐसे नाचता हुआ मोर, उसके पंख ऑलमोस्ट मुड़े हुए हैं उसके बिल्कुल सिर के पास, तो वो इसका सिंबल है। तो पर्यटन चिन्ह क्या है आपका, मोर, ठीक है। हरियाणा का पर्यटन नारा, कम
हॉलीडे विद अस। अपने हरियाणा सरकार ने जो बनाया है भाई पर्यटन के लिए कि आओ हमारे साथ छुट्टियां मनाओ, तो कम हॉलीडे विद अस। और हमारी सरकार लगातार पैसा लगा के अपने टूरिस्ट जो एरियाज हैं इनको डेवलप कर रही है, ताकि विदेशी जैसे दिल्ली में आते हैं करोड़ों रुपए का बिजनेस देते हैं, ऐसे हमारे यहाँ भी आए। यहाँ आएंगे तो जहाँ घूमेंगे वहाँ टिकट लेंगे, जहाँ खाएंगे वहाँ के लोगों को फायदा होगा, जहाँ पे वो स्टे करेंगे किसी होटल में तो पैसे दे के जाएंगे, और जब मार्केट घूमेंगे तो सामान भी खरीदेंगे। तो जितने ज्यादा विदेशी दिल्ली में आते हैं, दिल्ली का अरबों खरबों रुपए का बिजनेस है बहुत बड़ा, ऐसे ही हरियाणा का भी बन सकता है। इसीलिए हमारी सरकार ने कह दिया कम हॉलीडे विद अस, और इसका चिन्ह क्या बना दिया टूरिज्म का, मोर। महेंद्रगढ़ में आपको अच्छी तरह पता है बीरबल का छत्ता नारनौल में है, राय मुकुंद दास ने बनवाया। बीरबल का जन्म हुआ था बुढ़िया ग्राम यमुनानगर में, लेकिन बीरबल घूमते फिरते थे महेंद्रगढ़ के नारनौल में। राय मुकुंद दास बीरबल का समकालीन नहीं है, ये शाहजहां के काल में है, जबकि बीरबल अकबर के काल में, फिर भी इन्होंने बनवाया। चोर गुब्बद हमने पढ़ा था। चोर गुम्बद, एक आदमी को शक था ना कि कहीं मेरे मरने के बाद ये लोग मेरी मकबरा ना बनवाएं, तो अफगान था वो, उसने अपने रहते ही अपने समाधि एक तरह से अपना वो बनवा लिया था मकबरा, चोर गुम्बद। जल महल भी हमने पढ़ा था। जल महल कुली खां ने, शाह कुली खां ने ये जो है जल महल का निर्माण करवाया था। शाह कुली खां का मकबरा, ये गलत लिख दिया है, ये यहाँ से काट देंगे, शाह कुली खां का मकबरा नहीं है, ये टाइपिस्ट ने गलती कर दी। जल महल के बाद था इब्राहिम खान का मकबरा। याद है ये किसके दादा थे, शेरशाह सूरी के दादा, इसको हटा देना, शाह कुली खान ने ये बनवाया था जल महल। ठीक है, शोभा सरोवर छोड़ दो। हरियाणा सरकार ने 10 जनवरी 2017 को प्रवासी हरियाणा दिवस का आयोजन गुड़गांव में किया। पुरानी बात हो गई, प्रवासी हरियाणा दिवस में हरियाणा के जो लोग बाहर बसे हैं, जिन्होंने नाम कमाया, उन सबको इनवाइट किया था, पर 3 साल 4 साल पुरानी बात कौन पूछेगा। हरियाणा पर्यटन कॉरपोरेशन द्वारा संचालित पर्यटन स्थल तो कहाँ कहाँ हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने गोल्फ कोर्स बार बार आपको बताया, अरावली गोल्फ कोर्स है, गोल्फ अमीरों का खेल था, ये हरियाणा का पहला गोल्फ कोर्स है, फरीदाबाद में है। बड़कल झील जो एक अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए, फरीदाबाद में है, और इस झील को 1947 में सिंचाई का टारगेट बना के बनाया गया था। ठीक है, पहाड़ियों में बसी है अरावली में। सनबर्ड मोटेल नहीं पूछेंगे शायद, क्योंकि मोटेल होटल की तरह प्राइवेट है। ब्लू जे पानीपत में है, घूमने फिरने की जगह है ये भी, ब्लू जे। बुलबुल जींद में है, पक्षी के नाम पर हमारे हरियाणा में बहुत सारे ऐसे घूमने फिरने के हैं। सोहना, सोहना आप जानते हैं ना, गर्म पानी का झरना फेमस है सोहना में। सोहना जो है आपका, इसका क्या फेमस है, गर्म पानी का झरना। और गर्म पानी का ओपीएस में नहीं है क्या ये आज? अच्छा, उसको ठीक कर दीजिए। एग्जिट, ठीक है। तो सोहना की हम बातचीत कर रहे थे। सोहना में क्या है, सोहना हमने पढ़ा हुआ है। आज अपने इसमें वो नहीं बनाया लिखने के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, तो सोहना में क्या फेमस है बच्चों, गर्म पानी का झरना। और गर्म पानी का जो झरना है ना, ठीक है, गर्म पानी का जो झरना है सोहना में, ये एक्चुअल में क्या है, कहीं कहीं लिखा है कि ये अर्जुन ने बनाया था। अब वो मान्यता है कि पांडवों ने बनाया था। ये नेचुरल कारण से गर्म है, कारण इस पानी में ना सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है, और सल्फर के कारण इसका पानी जो है गर्म है। और सल्फर चर्म रोग को ठीक करता है, मतलब स्किन डिजीज है ना, खाज खुजली टाइप की कोई फंगल इन्फेक्शन है स्किन में, तो उसको ठीक कर देता है, क्योंकि सल्फर ज्यादा है। और जितनी ये स्किन की क्रीम्स आती है ना ठीक करने की, इनमें भी सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है। तो सोहना में एक किला भी है, सोहना में गर्म पानी का कुंड भी है। गर्म पानी का झरना भी लिख देते हैं और गर्म पानी का कुंड भी लिख देते हैं। तो ये सल्फर की अधिकता के कारण चर्म रोगों में बहुत हेल्प करता है ठीक करने में। वैसे आपके यहाँ पर सल्फर जो है ना वो पाया जाता है ज्यादा पानीपत में, लेकिन अगर पूछे झरना गर्म पानी का तो आप कहेंगे सोहना। मैगपाई घूमने फिरने की जगह है फरीदाबाद में। तिलियार बहुत फेमस है, बहुत बार आता है रोहतक में। तिलियार झील कहाँ पर है ये, रोहतक में। ठीक है, स्काई लार्क ऊंची बिल्डिंग्स पानीपत में, बस याद रखना है स्काई लार्क वैसे एक घूमने फिरने की जगह है। सैंड पाइपर आपके रेवाड़ी में है। ग्रे पेलिकन यमुनानगर में।
किंगफिशर अंबाला में, नीलकंठी कृष्ण धाम, कृष्णा धाम भी लिखा हुआ था कहीं कहीं, कुरुक्षेत्र। और माउंटेन क्वेल, ये वैसे ही अपना प्राइवेट किसी ने बना रखा है मोरनी हिल्स में। 5-6 बार पढ़ने पड़ते हैं तब याद होते हैं। ग्रे पेलिकन भूलोगे, इसका तरीका है 2-4 का मैं ट्रिक बता देती हूँ, 2-4 अपने आप याद कर लेना। देखो माउंटेन है तो मोरनी हिल्स, ये तो याद हो ही जाएगा, माउंटेन मोरनी हिल्स। नीलकंठी कृष्ण धाम, तो कृष्ण भगवान में कुरुक्षेत्र में ही अपना असली रूप दिखाया था। किंगफिशर, किंग हुए थे बहुत ज्यादा अंबाला में, हमारा पूरा ऊपर का रीजन पहले अंबाला था। ये पंचकुला 95 में बना, यमुनानगर जो है कृपा जब हुई 1989, पहले सारे ये बेल्ट जो ऊपर की है ना, ये अंबाला, यहाँ किंग्स हुआ करते थे, तो किंग अंबाला में। ग्रे रंग का पानी हो गया है यमुना का, क्योंकि लगातार यमुना में गंदगी बढ़ती जा रही है। आजकल आपको पता होगा ना कि यमुना रिवर में बहुत गंदगी बढ़ गई, तो पानी का रंग क्या हो गया, नीला नहीं रहा, ब्लू नहीं, ग्रे हो गया। तो जैसे ही ग्रे दिखे, ग्रे रंग का पानी यमुना में। किंग हुए थे अंबाला में, कृष्ण ने अपना रूप दिखाया था कुरुक्षेत्र में। माउंटेन है तो मोरनी हिल्स, ठीक है। सैंड पाइपर रेवाड़ी, सैंड आते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ये साउथ वाला इलाका, रेवाड़ी वाला, ठीक है। स्काई जितनी ऊंची बिल्डिंग, आसमान जितनी, रिफाइनरी से याद कर लो पानीपत, तो स्काई जितनी ऊंची बिल्डिंग पानीपत से। तिलियार तो बहुत फेमस है, कहाँ है तिलियार, जो हार्ट ऑफ हरियाणा भी है, यानी रोहतक में भी है। 2 हार्ट है ना आपके, जींद भी और रोहतक भी, तो तिलियार झील है आपके रोहतक में, ठीक है। आसान है, कुछ नहीं है, 2-3 बार सुनोगे ना तो याद हो जाएगा। तिलियार हार्ट में है तो रोहतक, स्काई जितनी ऊंची रिफाइनरी पानीपत, सैंड पाइपर रेवाड़ी में, सैंड से रेवाड़ी को, ग्रे रंग का पानी यमुना में, किंग अंबाला में, कृष्ण ने अपना रूप दिखाया कुरुक्षेत्र में, माउंटेन है तो मोरनी हिल्स। 2-4 बार सुनने और पढ़ने होते हैं, फिर याद हो जाते हैं। ऐसे अपने भी बना लिया करो कुछ भी जो तुम्हें आसान दिखे। नेक्स्ट, अरावली गोल्फ कोर्स सबको पता है, फरीदाबाद। बड़कल पता है फरीदाबाद, इनमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सनबर्ड मोटेल मेरे ख्याल नहीं आएगा, प्राइवेट है क्योंकि। ब्लू जे, ये पानीपत में है, ब्लू जे 2-4 याद करने पड़ेंगे। बुलबुल जो है जींद में है, और सोहना, सोहना झरना लिखना चाहिए था। मैगपाई फरीदाबाद, तो मैगपाई कह दें, अरावली गोल्फ कोर्स कह दें, बड़कल झील कह दें, फरीदाबाद में सारे। गर्म पानी का झरना सोहना में है आपका, और कुरुक्षेत्र में क्या है, कृष्ण धाम वाला। और ये कहाँ है आपका, जो भी पढ़ के आए हैं नीचे वाले, जैसे 5-6 हैं, मान लो हमें ये ना दिखे। तिलियार हार्ट में, स्काई जितनी बिल्डिंग रिफाइनरी की, सैंड रेवाड़ी, ग्रे रंग का पानी यमुना का, किंग अंबाला में, नीलकंठी कृष्ण धाम तो कुरुक्षेत्र में, और माउंटेन क्वेल कहाँ पड़ेगी, माउंटेन्स यानी मोरनी हिल्स में, ठीक है। हरियाणा की प्रमुख पर्यटन योजनाएं जो आपके राज्य में चली हैं ताकि आप जो है आगे बढ़ पाएं, ये बस ये क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। लास्ट टॉपिक है ये, इसको पढ़ लेते हैं। क्या किया आपकी सरकार ने, बता दूं मैं, कोई हमारे यहाँ ना इतिहास गवाह है कि बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, टाइम के साथ बीतता गया टाइम, वो सब खत्म होती गई। न जाने कितने विदेशी आक्रमण जो दिल्ली को अपना टारगेट बनाते थे, वो रास्ता तो हरियाणा का ही पकड़ते थे। चाहे वो आपका मोहम्मद गौरी रहा हो, चाहे वो आपका ये अहमद शाह अब्दाली रहा हो, और चाहे वो आपका जितने आपके बीच में आक्रमण, नादिर शाह आया था वो भी तो यहीं से आया था। तैमूर, वो लंगड़ा आदमी जो आया था अटैक करने, वो भी यहीं से, क्योंकि रास्ता यहीं से दिल्ली की तरफ जाता था। दिल्ली की एंट्री के लिए ये लोग राजस्थान वाला बॉर्डर, पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर राजस्थान, क्योंकि कश्मीर में तो पहाड़ थे ना ऊंचे, वहां से एंट्री करने में थोड़ी दिक्कत होती थी। और याद करो सिकंदर महान भी आके उस इलाके पहाड़ों में से तो वापस लौटा था ब्यास नदी पर। तो ये सब जानते थे कि उस रूट पे दिक्कतें ज्यादा हैं, ठंड ज्यादा है, इतना जानवर, इतनी सेना लेके आधे मर जाएंगे, इतनी ठंड में बर्फ के पहाड़ कैसे क्रॉस करेंगे। तो ज्यादा आसान था इंडिया आने का, दिल्ली आने का रास्ता। पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान की बॉर्डर से एंट्री करो, राजस्थान से हरियाणा, और हरियाणा पे चलते चलते दिल्ली, कितना आसानी से पहुंच जाओगे। दिल्ली यूपी बढ़िया बसे हुए थे, वहां खूब पैसा था, तो जितने लोगों ने लूटा, तो हमारा हरियाणा बीच में बिना बात फंसता रहा, और हर बार अटैक में हम लोगों का ढेरों नुकसान हुआ। जब लूट का सामान वापस ले जाते तो भी यहीं से ले जाते, और जब आक्रमणकारी आते तो भी यहीं आते, मतलब ये एक गढ़ था उनके घुसने का। तो इसीलिए हमारे बहुत सारे पुराने टाइम के जो बेहतरीन मॉन्यूमेंट्स थे वो खत्म होते चले गए, एक कारण। दूसरा कारण, दिल्ली पे अटैक हुआ, दिल्ली भी तो टूटी, दिल्ली भी तो बर्बाद हुई, लेकिन दिल्ली को आज देखो, लाल किला घूमने जाओ तो अच्छा एहसास होता है, हुमायूं का मकबरा देखो तो अच्छा एहसास होता है, कुतुब मीनार देखो तो ऐसा लगता है कल ही बनी हो। यानी दिल्ली में उन आक्रमणों के बावजूद भी सरकार ने काम कर करके उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। लेकिन हरियाणा
में सरकारों ने काम नहीं किया, निग्लेक्शन के चलते धीरे 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 जो बची खुची इमारतें थी वो भी गायब होती चली गई। और ऐसा आज ऐसा आलम है कि कोई बहुत, आप खुद भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हरियाणा टूरिज्म में कोई बहुत आगे नहीं है, लेकिन टूरिस्ट पैसा खूब बनाते हैं, कमाई करवाते हैं देश की। इसलिए धीरे धीरे हमने सोचा क्यों ना हम भी टूरिज्म को बढ़ावा दें। तो हमने देखो क्या किया, राज्य के पर्यटन विभाग ने पर्यटन की नई योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनमें पर्वतारोहण। अब सोचो किसी को पर्वतारोहण करना है तो आपके यहाँ क्यों आएगा वो? मेन अगर उसको मन कर रहा है, इच्छा कर रही है, तो वो जाएगा हिमाचल में, उत्तराखंड में। लेकिन ठीक है भैया, जितना है उतने की कोशिश कर लें। तो हमने भी पर्वतारोहण शुरू कर दिया। रिवर राफ्टिंग, आपके यहाँ कौन सी बड़ी नदी बहती है? रिवर राफ्टिंग कहाँ होती है? जहाँ रिवर्स बहुत भारी भरकम पानी वाली हो। जैसे आप जाते हैं ये हरिद्वार के ऊपर जब जाते हैं तभी तो रिवर राफ्टिंग के मजे हैं, लेकिन फिर भी चलो छोटे मोटे लेवल पे ही सही, नौका विहार, साइकिलिंग, पैरासेलिंग, ये सब हमने कोशिश की है करने की, ताकि लोग यहाँ अट्रैक्ट हो। संयुक्त उपक्रम के रूप में पर्यटन विकास की योजनाओं के अंतर्गत माधोगढ़ में हेरिटेज होटल। माधोगढ़ कहाँ है? राजा माधो सिंह ने बसाया था आपके महेंद्रगढ़ में। तो इसमें ना पुराना किला था ये माधोगढ़ का होटल, इसको क्या बना दिया अब? ये पुराना किला था, इसको होटल के रूप में डेवलप कर दिया। ऐसे बहुत सारी आपके यहाँ देसी रियासतें जो थी ना, उनके किलों को, उनके महलों को हेरिटेज होटल्स बना दिया। और वहाँ पे जैसे एक बार हमें मौका मिला था, पंचकुला में पड़ता है वो नाम, रामगढ़ फोर्ट था उसका। वो भी कई बार आता है एग्जाम में कि कहाँ है, तो रामगढ़ फोर्ट है। ये भी पुराने राजाओं का कोई फोर्ट था। उन लोगों ने अब उनकी अगली पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते गए, तो उस फोर्ट में थोड़ी रहेंगे, तो उन्होंने उस फोर्ट को एक रामगढ़ पैलेस बना दिया और ये होटल के रूप में विकसित कर दिया। ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि कहते हैं रामगढ़ फोर्ट का दरवाजा सबसे बड़ा दरवाजा है किसी किले में लगा हुआ। जैसे वैसे तो बड़ा दरवाजा आपका ये फतेहपुर सीकरी वाला है, लेकिन वो किला नहीं है जहां वो लगा है। वो तो इस तरह से बना हुआ है कि वहां पे भाई लोग मस्जिद भी है और दरगाह भी है और चादर भी चढ़ाते हैं। रामगढ़ फोर्ट का दरवाजा बहुत ऊंचा है, इसका नाम भी कहते हैं लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। तो रामगढ़ का जो होटल बना दिया ना, अब ये उनका पुश्तैनी घर था। तो इसमें क्या कर दिया, जैसे थोड़ा सा शाही तो होते ही थे कमरे, इन सब में थोड़े थोड़े अच्छे बेड डाल दिए, थोड़ी पुरानी दीवारें वो भारी भरकम पे कुछ पेंटिंग्स टांग दी, तो ऐसा फील हो कि आप सच में राजमहल में रुके हुए हैं, ऐसी फील लाने के लिए। फिर इन्होंने क्या किया, जैसे हमें मौका मिला तो दिखाया गया कि उस टाइम पे राजाओं ने अपनी कैसे सुरंग अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड खुदवा रखी थी। बताया 5 किलोमीटर अंदर ही अंदर ये खुदी हुई है। एक खास तरीके का गेट उसमें खुलता था, इतने जाले थे, इतना तो पॉसिबल जाना नहीं था, लेकिन हमने थोड़ा सा घुस के देखा तो एक आइडिया लगा कि जब कभी अटैक होते होंगे तो इस गेट को खोल के राजा की पत्नी, बच्चे, पूरा मेन परिवार वो भाग जाते होंगे और इस तरह शायद राजा अपनी जान बचाते होंगे। वहां अभी भी इस तरह का एक वो लगा हुआ था, पिंजरा टाइप का, बहुत बड़ा सा पिंजरा। तो हमने पूछा भाई ये क्या है, तो बोला इसमें राजा जो है ना, जब उसकी इच्छा होती बिल्कुल पैलेस के बीच में, तो वो इस पे बैठ के इसके ऊपर और चाय पिया करता था। मतलब वो देखने में ना कोई पक्षी का पिंजरा हो। तो राजा के अपने शौक थे। वहाँ उस टाइम की बहुत, मतलब आज से ये लगा लो लगभग 150-200 साल पुरानी कार भी खड़ी हुई थी। जब अंग्रेजों का राज था ना, तो उनके खानदान में कार ली होगी किसी ने, वो अभी भी खड़ी हुई थी। तो उस टाइम पे वो करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है एज इट इज आज भी मेंटेन कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। अब वहाँ एक एक रात के रुकने का कोई 3000 मांगता है, कोई 4000, कोई 5000, डिपेंड करता है रूम की क्वालिटी कैसी है। तो ये तुम्हें क्यों बता रही हूँ कि इसी तरह से हरियाणा डेवलप कर रहा है कि हमारे यहाँ लोग आके रहने लगे। तो ये हेरिटेज होटल कहाँ बना दिया है, ऐसे बहुत सारे हैं। माधोगढ़ जो महेंद्रगढ़ में है वहाँ भी, सोहना में गर्म पानी के झरने वाली जगह हेल्थ क्लब बना दिया, उचाना में मनोरंजन पार्क, एंटरटेनमेंट पार्क की सुविधाएं। तो ये इसलिए अट्रैक्ट कर रहे हैं कि घरों से भी लोग निकले, हरियाणा के लोग भी निकलें, वो जाएं। हेल्थ पार्क कहाँ है, एंटरटेनमेंट पार्क कहाँ है, भाई इस तरह की सुविधाएं होंगी तो दुनिया बाहर निकलेगी तो खर्च करेगी तो फिर अपने आप मन करेगा कमाने का। यमुना नदी के किनारे कलेसर में पर्यटन केंद्र बनाया जा रहा है, कलेसर यमुनानगर में। हरियाणा में हाईवे पर्यटन में 43 पर्यटन परिसर हैं जो आपके नेशनल हाईवे के आसपास है। प्रतिवर्ष 63 लाख हमारे यहाँ लोग घूमने आते हैं। हाईवे टूरिज्म की संख्या दी जा रही है, ठीक है। नई पर्यटन नीति हमारी 2008 में आई थी, 12 साल पहले। इसमें क्या था, हरियाणा में पर्यटन को गति देने के लिए नई पर्यटन नीति घोषित की गई। प्रदेश को प्रमुख पर्यटन राज्य के रूप में स्थापित करने में भूमिका निभाएगी, अभी तक तो हुआ नहीं। इस पर्यटन नीति के अनुसार प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों पर, जैसे हरियाणा कोई घूमने आएगा ना तो धार्मिक के कारण आएगा, तो धार्मिक स्थलों पर पर्यटन संस्थागत सुविधाएं, जैसे जल होना चाहिए, भाई कोई आदमी घूमने आया तो वहाँ पानी पीने की सुविधा तो हो, खाने पीने की, ठहरने की, इस तरह की, बिजली होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, रास्ता अच्छा होना चाहिए। तो इस
इस सब में कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसके अलावा सरकार ने क्या किया, निजी क्षेत्रों को भी भागीदारी दे दी। अब ये दिल्ली का लाल किला इतना सुंदर कैसे बना दिया, निजी क्षेत्र को सौंप रखा है कामकाज। ऐसे ही लोटस टेम्पल, ऐसे ही कुतुब मीनार, तो निजी क्षेत्र वाले क्या है, अमीर आदमी है, पैसा लगा देते हैं, फिर लोगों से निकाल लेते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, कोई पूछेगा तुमसे एग्जाम में कि कौन अध्यक्ष है पर्यटन विकास परिषद का, तो तुम्हें टिक करना है सीएम। जो पर्यटन विकास परिषद है ना, ताकि आपके राज्य में लोग घूमने आए, टूरिज्म को बढ़ावा मिले, इसका हेड है सीएम। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। का गठन किया गया, राज्य के वित्त मंत्री, पर्यटन मंत्री, संबद्ध क्षेत्रों के अन्य मंत्री, ये सब शामिल हैं। तो पर्यटन विकास परिषद का अध्यक्ष है आपका सीएम। होटल्स के प्रतिनिधि हैं पर्यटन क्षेत्र के 2 विशेषज्ञ। पर्यटन को विभिन्न क्षेत्रों में विकसित करने की सरकार की प्राथमिकता है, ताकि नए रोजगार मिल सकें। अब जैसे पर्यटक आएंगे घूमने, तो वो आसपास उनको कहीं पे बाहर जाने के लिए कैब भी चाहिए। अब वो घूमेंगे तो मार्केट में उनको और भी सुविधाएं चाहिए। मार्केट में शॉप्स खुलेंगी, खाने पीने की, कहीं कंबल की, कहीं तकियों की, तो अलग अलग तरह की चीजें होती है ना। हरिद्वार आप जाते हैं तो आप देखो कितने लोगों का छोटा बिजनेस खोला हुआ है लोगों ने। कहीं चाय पकौड़े मिल रहे हैं, कहीं कचौड़ी का स्टॉल लगा लिया, कहीं पे जो है दही भल्ले बिक रहे हैं, कहीं पे चादर तौलिए टंगे हुए हैं, कहीं कपड़े टंगे हुए हैं, कहीं छाता के, कितने सारे बिजनेस डेवलप होते हैं इस तरह टूरिज्म के आने से। तो ये भी कह रहे हैं इस तरह से नए रोजगार जो है उनका सृजन होगा। इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा उचित क्षेत्रों का चुनाव किया जा रहा है। ठीक है, तो अब उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक हमने पूरा कर लिया। इसमें से एक टॉपिक छूट गया है बस, कौन सा, सिखों का। वो जिस दिन मैं गुरुद्वारे पढ़ाऊंगी ना, तब उसमें कवर कराऊंगी। गुरुद्वारे अलग से एक टॉपिक है, धार्मिक स्थलों का। चलिए अब हम बातचीत करते हैं, इसको हटाते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं हाँ, उसको पॉलिटिकल, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है। आप जिस हरियाणा में, ये टॉपिक हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। ठीक है, पर्यटन में अब जो सिखों वाला रह गया ना, वो गुरुद्वारे का एक अलग से टॉपिक है, उसमें सारे गुरुद्वारे हैं, वहां पढ़ाऊंगी। इसमें तो 5-6 दिए हैं, वहां कंप्लीट है। बस ये रिवीजन के लिए मैंने जगह जगह चीजें रिपीट कर रखी हैं, ताकि आप बार बार पढ़ सकें। चलिए आज हम बात करते हैं हरियाणा की राजनीति की क्या हालत है। हरियाणा की राजनीति बहुत ध्यान से समझना। आज जो टॉपिक शुरू कर रही हूँ, अगले 2-3 दिन तक ये टॉपिक तुम्हें तब समझ में आएगा जब आज का बेस क्लियर होगा। हरियाणा के पॉलिटिकल इश्यूज क्या कुछ है आपके हरियाणा में, कैसे आपका पूरा सिस्टम रन होता है, तो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि 15 अगस्त को 1947 को भारत आज़ाद हुआ। उस टाइम हम लोग पंजाब का हिस्सा थे, तो हमारा नाम पंजाब था। बहुत लेटर स्टेज में जाके नवंबर 1966 में हम लोगों को एक अलग आइडेंटिटी के रूप में मान्यता दी गई और हरियाणा भारत का राज्य बन गया। आज हरियाणा भारत का एक अमीर, समृद्ध, उपजाऊ राज्य है। और अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया में हरियाणा 20वां भी है और 21वां भी। ऐसा कैसे, 2 नंबर कैसे? अगर आप कहें सिर्फ स्टेट्स में नंबर बताओ कि आप स्टेट्स में कौन से रैंक पर हो, तो आप कहोगे जी हम 20वें नंबर पर हैं। और अगर वो पूछे स्टेट यूटी सब मिला के बताओ, तो आप कहोगे अगर हम स्टेट प्लस यूटी भी कर लें तो हम 21वें हैं, क्योंकि हमसे बड़ा सिर्फ एक यूटी है और उसका नाम है लद्दाख। लद्दाख का एरिया हमसे बड़ा है। हमारा कितना एरिया है? 44,212 वर्ग किलोमीटर ना, उनका 59 प्लस है, 59,000 प्लस है, तो आपसे बड़ा है, इकलौता आपसे बड़ा। आप अंडमान निकोबार से, लक्षद्वीप से, चंडीगढ़ से, दादर नागर हवेली, दमन दीव से, दिल्ली से, पुदुचेरी सबसे बड़े हैं। लेकिन आपसे एक बड़ा है, कौन से वाला? जो अभी बना था, लद्दाख। पहले तो ये यूटी थोड़ी था, पहले तो राज्य था। आपसे कश्मीर छोटा है, लेकिन लद्दाख का एरिया आपसे बड़ा है। तो अगर यूटी और स्टेट्स की काउंटिंग करेंगे तो आप 21वें हैं, और अगर कहें सिर्फ स्टेट्स में बता दो तो आप 20वें। इसलिए गलत कोई सा नहीं है, क्वेश्चन की भाषा से आंसर बताना। ठीक है, एरिया में ये रैंक है आपका। हरियाणा इतना बड़ा इलाका, बड़ा इन द सेंस वैसे कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, 44,212 भी कुछ तो मिला हुआ है। गोवा को देखना जरा, दिल्ली को देखना, चंडीगढ़ को देखना, तो उनसे तो हम बहुत बेहतर हैं एरिया में। अब हमारा जो हरियाणा है, इसका डिवीजन कर दिया। कितने मंडल में? आप अच्छी तरह जानते हैं, 6 मंडल। कौन से 6 मंडल हैं ये? घर के एफ, घर के एफ। इन मंडलों में, मंडलों के साथ उपमंडल भी हैं आपके। कितने उपमंडल हैं आपके? 72। जैसे पेपर में आती हैं ये चीजें, 72 हैं। पहला पॉइंट, 6 मंडल। दूसरा, उपमंडल 72। तीसरा, आपके यहाँ कोई पूछ ले हरियाणा में कि कितनी तहसील हैं, तहसील, तहसील कितनी है आपकी?
रेवेन्यू इकट्ठा करने वाली तहसील, तो आप कहेंगे जी तहसील है 93। और आपके यहाँ कितनी उप तहसील हैं हरियाणा में, क्योंकि हर एक जिले में उप तहसील भी है तहसील के अलावा, तो आप कहेंगे जी 50। पहले 47 से ना बढ़ गई है। इसके बाद वो पूछ लें कि आपके यहाँ गांव कितने हैं, गांव टोटल गांव तो कितने हैं 6848। और पूछ लें इनमें से आपके यहाँ पे जो गांव हैं 6000 प्लस हैं, इसमें से ग्राम पंचायत कितनों के पास है, तो आप कहेंगे 62 के पास। ये मैं वैसे गांव में ये सब आंकड़े दोबारा भी कराऊंगी, अभी सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ। राजनीति इन सबसे प्रभावित होती है इसके लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका हरियाणा जो है, यहाँ पे सबसे ताकतवर, सबसे पहली बड़ी पोस्ट को आप कहते हैं वो हमारा हरियाणा का राज्यपाल है जी। आपका अभी जो राज्यपाल है, कौन है वो राज्यपाल? सत्यदेव नारायण आर्य, यही है ना आपके प्रेजेंट के राज्यपाल। आपके राज्यपालों की एक पूरी लिस्ट हमें याद करनी पड़ेगी, उसमें तरह तरह की चीजें होंगी। जैसे सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का था, सबसे छोटा कार्यकाल किसका, पहला राज्यपाल कौन, अब का राज्यपाल कौन। आपके जितने भी राज्यपाल हैं इनमें से एक भी आज तक हरियाणा से नहीं हुआ, क्योंकि ये नियम है। कोशिश करते हैं कि किसी भी स्टेट का जो गवर्नर हो, जो राज्यपाल हो, वो अदर स्टेट का हो, आपके अपने स्टेट का ना हो। तो आपके जो पहले राज्यपाल थे धर्मवीर जी थे, पहला राज्यपाल आपके श्री धर्मवीर जी थे, उनको वीर भी कह देते हैं, कहीं कहीं इसलिए किताबों में वीर के नाम से भी लिखा होगा। ये है आपके हरियाणा का मुखिया। लेकिन असलियत ये है कि ये सिर्फ वो काम करता है जैसा आपका सीएम चाहता है। यानी आपके दूसरे बड़े आदमी जो आपके राज्य में हैं वो है सीएम, जिसको आप कहते हैं ये हमारे मुख्यमंत्री हैं। आपके मुख्यमंत्री आज की जो स्टेज है आपकी, तो मुख्यमंत्री किस चीज के हेड होंगे? आपकी विधानसभा के भी तो हेड होंगे ना ये, क्योंकि आपके राज्य में सिर्फ एक सदन है, आपके 2 सदन नहीं है, एक सदनीय यूनिकैमरल हैं आप, यूनिकैमरल। बाई कैमरल क्या होता है? जहां 2 सदन, जैसे यूपी है विधानसभा प्लस विधान परिषद, आपके यहाँ सिर्फ विधानसभा है, तो आप एक सदनीय व्यवस्था का अंग हैं। और आपके यहाँ 90 सीटें हैं एमएलएज की। उन 90 सीटों पे बहुत सारी पार्टी अपने अपने कैंडिडेट चुनाव में खड़े करती हैं। उनमें से जो जीतता है, जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, वही आपके राज्य में सीएम, उसी का नेता सीएम बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी अभी जो विधानसभा चल रही है, कौन से नंबर की विधानसभा है ये प्रेजेंट में जो चल रही है 14th 14वें नंबर की विधानसभा है। ये सेम नंबर आपके राष्ट्रपति का भी है। आपका राष्ट्रपति भी 14वां है, जो बैठे ना रामनाथ कोविंद जी 14वें नंबर के हैं। आपका उपराष्ट्रपति 13वां है, यानी जो आपके ये है वेंकैया नायडू, ये 13वें उपराष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति 14वां है। जितने नंबर का राष्ट्रपति है उतनी ही आपकी राज्य की विधानसभा। सबके राज्यों की विधानसभाओं के नंबर अलग अलग होते हैं, कहीं 10वीं है, कहीं 12वीं है, कहीं 18वीं भी होगी, डिपेंड करता है ना कितनी बार बनी वो। तो आपके यहाँ 14वीं विधानसभा, जिसका की नेता कौन है? आपका सीएम। और आपके सीएम का मतलब है आपकी उसकी पार्टी को सीटें अच्छी मिली होंगी। आपके 2019 के इलेक्शन में सबसे बढ़िया रिजल्ट बीजेपी ने दिखाया। जो नारा दे रहे थे अब की बार 75 पार, पता है नारा क्यों दे रहे थे? क्योंकि आपके इतिहास में 1966 से आपका इतिहास है, आज तक कभी 75 से ऊपर किसी की सीट गई ही नहीं थी। आपके यहाँ सबसे ज्यादा जो सीटें गई हैं आज तक 1977 में, हरियाणा बने हुए सिर्फ 11 साल हुए थे, जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उस टाइम पर आपकी सीटें जो थी ना वो 75 थी। आज तक इसको कोई बीट नहीं कर पाया। तो इसलिए बीजेपी का स्लोगन था कि अब की बार 75 पार, की जो अब तक हिस्ट्री में लिखा है कि भाई सबसे ज्यादा जो सीटें उठाई थी जनता पार्टी ने 1977 के इलेक्शन में, इसको हमें बीट करना है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि एचएसएससी ने ऐसा पेपर बनाया कि सरकार की धज्जियां उड़ गई। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये जीत गए, नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि ये 40 भी ना उठा पाते। जितनी मिल गई ना, इतने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सारा जो नौजवान वर्ग था वो एंटी गवर्नमेंट था, सब सरकार के खिलाफ थे। ये सितंबर में पेपर हुआ था और अक्टूबर में इनके इलेक्शन थे, और लोगों के मन में एक भड़ास थी। कई लड़के तो मारे भी तो गए थे, कई घरों के दिए बुझे इस पेपर के चक्कर में, जो ये क्लर्क का पेपर था। क्योंकि कई लड़के बाइक पे, इतना बुरा हाल ट्रेन का, बसों का, कई लोग तो पहुंच ही नहीं पाए अपने टारगेट पे, इतनी दूर दूर उठा के उनको पटक दिया पेपर देने के लिए, बुरा हाल मचा दिया सरकार ने। इसीलिए सरकार इतनी, कहाँ 75 पार सच में भी लग रहा था हमें भी कि हो सकता है सरकार 90 की 90 ले जाए। उस टाइम देश की हालत ऐसी थी, आपके राज्य की भी। लेकिन उस पेपर ने, एक पेपर ने सरकार की जड़ें हिला दी। और आज भी देख लो, आपका सीएम इस बात को फील करता है। इसलिए जगह जगह देखना सीएम जो है ना, नौजवानों की, रोजगारों की, इस तरह की बातें करते हैं। क्या कहते हैं कि देखो हमने बिना खर्ची बिना पर्ची के लोगों को लगवाया। अभी आप देखो आयु सीमा में छूट दे दी, इस बार के सत्र में बोल रहे थे ना कि हमने आयु सीमा में छूट दे दी।
दी। ये सब चीजें आप फील करो, सरकारें पहले कभी ऐसा नहीं करती थी। जो लोग ग्रुप डी में लगे ना, उनके घर सीएम के नाम से लेटर आए, सीएम के साइन और सीएम की मोहर के साथ, कि भाई हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप, पहले हमारे टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे तो कोई कितना ही बड़ा अफसर बन जाए सीएम पूछे भी ना, और आज आपके राज्य का सीएम ग्रुप डी में लगे बच्चों के घर लेटर भेजता है। ऑफिशियल लेटर आया इसका हरियाणा सरकार का। तो आप ये देखो, सरकार इस चीज को फील करती है, तभी तो ऐसा करती है कि लोगों ने उसको अंदर तक हिला दिया, नौजवानों ने, जब पेपर इतना घटिया बनाया। जनता पार्टी के इसको ये था ना भैया घमंड है, 75 तक आज तक किसी की नहीं आई, और जनता पार्टी की आई, इसीलिए आंकड़ा कहा था अब की बार 75 पार, लेकिन सिमट गई थी महज 40 सीटों पर। और वो तो कांग्रेस थोड़ा सा लेट कर गई। अगर कांग्रेस पहले प्रचार प्रसार कर देती ना 2019 में, तो 100% हुड्डा 31 सीटों पे नहीं अटकते, 40 को तो बराबरी पे ले जाते कम से कम। हो सकता है आपके राज्य में कांग्रेस सरकार आ जाती तो कांग्रेस 31 पे रह गई। वो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में तेजी की कमी, लास्ट मोमेंट तक भी नहीं पता था कि हुड्डा जी को सीट मिलने वाली है। नहीं तो अगर पहले से प्रचार प्रसार कर देते तो 31 तक पहुंच गए तो 40 भी कवर कर सकते थे। फिर एक आपकी जेजेपी प्लस हो गई, इसके साथ 10 सीटें लेकर, है ना, जननायक जनता पार्टी। आपके यहाँ स्वतंत्र उम्मीदवार, स्वतंत्र को इंडिपेंडेंट बोलते हैं, IND लिख देते हैं, इंडिया जैसा इंडिपेंडेंट, 7 ये जीते। और ऑपोजिशन में कांग्रेस ही है इस बार, और जो 2 थे, एक इनेलो वाला था और एक और था ना, तो ये कितनी हुई, 40, 50, 60, 70, 80, 87, 88, 2 सीटें अलग हैं। 2 में एक तो आपका इनेलो वाले हैं, वो चौटाला के वो, और एक और है, एक और का मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा। तो ये टोटल आंकड़ा हो तो गया पुराना, लेकिन एक आइडिया सा रखें तो ठीक है, पेपर में क्या पता क्या पूछ ले। अब आते हैं आपकी विधानसभा, 14वीं विधानसभा, जिसमें कि विधानसभा को संभालने वाला हर विधानसभा में एक अध्यक्ष बना दिया जाता है। ज्ञानचंद जी है ना आपके इस बार, तो अध्यक्ष बना दिया जाता है। अगर ये प्रेजेंट ना हो तो उपाध्यक्ष इसका काम कर लेता है। ठीक है, तो हरियाणा इस तरह से चल रहा है कि सबसे ऊपर तो राज्यपाल हैं, जिनकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है, जो शपथ लेते हैं आपके यहाँ के हाई कोर्ट में आके, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने। जो भी हरियाणा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होगा, राज्यपाल दिल्ली से राष्ट्रपति से लेटर लाएगा और फिर शपथ आके लेगा हमारे राज्य में। वैसे राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, जब तक वो चाहे तब तक रह सकता है, लेकिन लिखित में अगर देखते हैं, कोशिश करते हैं तो 5 साल तक इसका कार्यकाल रखा जाता है। ठीक है, तो नंबर 1 तो राज्यपाल हुआ, सेकंड नंबर पे आपका सीएम हुआ, मुख्यमंत्री हुआ। सीएम कहाँ का नेता है, विधानसभा का, क्योंकि एक ही सभा है आपके पास, एक सदनीय 90 है। जब आपका राज्य बना था ना 1966 में नवंबर में, तो उस टाइम आपके पास सदस्य जो थे ना पंजाब से अलग होके आए थे, तो 54 सदस्य आ गए थे। फिर इसके कुछ महीनों के अंदर अंदर मार्च 1967 में आपके राज्य में इलेक्शन हुए, और वो इलेक्शन हुए थे 81 सीट्स पर। तो देखो, जब मेंबर अलग हुए तो 54 थे, फिर जब इलेक्शन हुए तो 81 थे। इसके बाद आपके राज्य में पहली बार जनगणना हुई। किसी को पता ही नहीं था हरियाणा में कितने आदमी है, कितने टोटल जनसंख्या। 1971 में आपकी जनगणना हुई, और उसके बेसिस पर 1977 में आपके राज्य की सीटें 90 कर दी, और आज तक 90 ही हैं, और 2026 तक ये 90 ही रहेंगी। 26 के बाद जनसंख्या बढ़ रही है, तो हो सकता है कुछ चेंजेस कर दे। ठीक है, तो आपके देखो 3 चीजें याद रखना, पहले 54 थी, सीटें नहीं थी, आदमी अलग हुए, फिर 81 पे इलेक्शन कर लिए 2-3 महीने बाद, ये मार्च की बात है, ये नवंबर की बात है, तो 2-3 महीने बाद इलेक्शन कर लिए 81 सीटों पर, और फिर उसके कुछ साल बाद जनगणना हुई हरियाणा की पहली 71 में, और फिर सीटें बढ़कर कितनी हो गई, 77 में 90। ठीक है, चलिए थोड़े थोड़े अब आंकड़ों के साथ साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हल्का हल्का सा, ताकि समझ बनने शुरू हो जाए। तो हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे, इनकी तहसील वहसील सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखो, ये सब मैंने आपको समझाया हुआ है पहले, कुछ नया नहीं है, पर जैसे एक टॉपिक कवर हो जाता है ना, तो सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो टॉपिक मैंने पढ़ लिया या मैंने पढ़ा दिया। तो हरियाणा की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना, हरियाणा की राजनीति का ये पहला टॉपिक है। अब तक मैंने आपको हरियाणा की एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की, 18-19 लेक्चर्स में हमने एक बेस को समझा। अब उस बेस पे राजनीति कैसे होती है, कैसे काम करती है, पार्टीज कैसे काम करती हैं, पंचायती राज कैसे काम करता है, जिला परिषद कैसे काम करती है, आपके MLA MP या आपके हाई कोर्ट में जो बैठे हैं जजेस, ये कैसे काम करते हैं, इसकी समझ पैदा करना जरूरी है। अब आपको बेस पता है कि हरियाणा उद्योगों में नंबर 1 है, उद्योगों मतलब लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा की उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ खेती बाड़ी, तो इसलिए फूड पार्क्स यहाँ हैं। यहाँ लगातार SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे काम हो रहा है। यहाँ टेक्नोलॉजी की बात करें तो अपना गुड़गांव देश में नंबर 1 है। यहाँ फरीदाबाद को देखें तो उद्योग धंधों का भंडार फरीदाबाद में है।
पंचकुला को देखें तो काफी एडवांस्ड शहर है, और ओवरऑल देखें तो हरियाणा लगातार उभरती हुई नगरी, जो उद्योग धंधे भरे पड़े हैं, रोजगारों के ढेरों अवसर हैं, यहाँ बिल्कुल कनेक्टिविटी है आपकी एनसीआर इलाके में। और एनसीआर का मेन मतलब ही आप है, क्योंकि इसमें यूपी के तो 8 जिले आते हैं और राजस्थान के 2 और आपके 14, तो इसलिए एनसीआर का मेन मतलब हम लोग हैं। हमारे यहाँ लगातार कनेक्टिविटी बढ़ाने पे केंद्र सरकार काम कर रही है, इसलिए झज्जर के आसपास के इलाके में, हिसार के आसपास के इलाके में ये सारा कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही तो काम चल रहा है। जो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भीड़ को कम करने के लिए, हवाई जहाज उतारने के लिए हिसार में काम करेंगे, और सरकार उसके ऊपर काम करने लग गई है। पता भी होगा आपको, पिछले साल पहला वो उड़ाया था। इसके बाद जो झज्जर का इलाका है, इसको कह रहे हैं दिल्ली के द्वारका की मेट्रो से कनेक्ट कर देंगे, ताकि कनेक्टिविटी अच्छी बनी रहे। तो हरियाणा के ऊपर लगातार भारत सरकार की भी नजर है, और हमारी हरियाणा सरकार तो कर ही रही है काम। उसी को समझने के लिए अब आगे समझते हैं, ठीक है। एक बेस आपका तैयार है, अब आप इनको बहुत जल्दी पकड़ोगे इन टॉपिक्स को। तो हरियाणा की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना। भारत की स्वतंत्रता के समय हरियाणा पंजाब प्रांत का एक भाग था। आज़ादी से पहले कई बार डिमांड उठी, देखो मैंने तुम्हें पढ़ाया था 1928, 1932 कि भाई हरियाणा को अलग कर दो, पंजाब से अलग कर दो, दिल्ली में मिला दो, याद है। पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने कहा, फिर आर्य समाज ने विरोध किया, जनसंघ पार्टी ने विरोध किया, लेकिन बहुत लोग कह रहे थे कि हाँ ऐसा कर दो। चलो आगे देखते हैं। सितंबर 1966 में जेसी शाह तुम्हें पता है, शाह आयोग अपने हरियाणा वाले, पंजाब पुनर्गठन आयोग नाम है, क्योंकि तब तक हम तो थे नहीं। तो जेसी शाह आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक को पारित किया। तो सितंबर में ये पारित हुआ, और फिर नवंबर में हमारा हरियाणा बन गया। 18वां संविधान संशोधन, मैंने आपको एक दिन बहुत अच्छे ढंग से समझाया था कि कोई भी संशोधन आपके हरियाणा का जिक्र नहीं करता। किताबें लिख देती हैं, क्या कह देती हैं किताबें, 1956 का 7वां संविधान संशोधन और 1966 का 18वां संविधान संशोधन। आप कहीं ढूंढ लेना, हरियाणा लिखा नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने ही पेज पढ़ लो इसके ऊपर। ढेरों संशोधन के पेज हैं, आज विकिपीडिया पे सब कुछ है, आपको इनमें से किसी में हरियाणा लिखा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब ये बना ना, तो ये बताया गया था कि आपके देश में राज्य किस बेसिस पर बनेंगे, कैसे कैसे क्या क्या होगा। और जब ये बनाया गया तब भी यही एक्सप्लेन किया गया और डिटेल में। तो जब हम बने हैं, हरियाणा बना है, तो 18वां संविधान संशोधन था, और जो पहले बन गए थे ना, 14 राज्य बने थे, 6 यूटी, तब ये वाला था। इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये राज्य को बनाने से संबंधित संविधान संशोधन है। इनमें से कोई सा हरियाणा राज्य का नाम नहीं कहता, तो एक मिलेगा, दोनों मिल जाएं तो फिर 18वें के साथ चले जाना, ठीक है। ये लॉजिक है, इसलिए किताबें इसको एक्सप्लेन नहीं करती। तो 18वां संविधान संशोधन 66 में हुआ, के अंतर्गत 1 नवंबर 66 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया। धर्मवीर हरियाणा के नहीं है, बाहर के हैं, राज्य का पहला राज्यपाल, और पंडित भगवत दयाल शर्मा को राज्य का पहला सीएम बनाया गया। पंडित बीडी शर्मा, जिनके नाम की यूनिवर्सिटी भी चलती है आज हरियाणा में, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जब ये दोनों बनाए गए तो आपके यहाँ पे कितने लोग अलग होके पंजाब से आए थे? 54। उन 54 में एक आदमी था भगवत दयाल शर्मा, ये आदमी बाहर से है, अलग से है, ठीक है। तो पंडित बीडी शर्मा आपके सीएम बन गए, आपके राज्य के थे, और धर्मवीर जो हैं ये बाहर के थे। ये तो देश के बिहाफ पे आते हैं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको, राष्ट्रपति इनको भेजता है, शपथ आपका ये दिलाता है। हरियाणा भारतीय संघ का 17वां राज्य है। 6 मंडल हैं, अब ये आपके काम का है। इसमें कितने मंडल हैं? 6। घर के एफ। कितने जिले हैं? 22। मैंने आपको एक एक एक्सप्लेन कर रखा है कि जी में 3 जिले आएंगे, एच में 4 जिले आएंगे, ए में 4 जिले आएंगे, रोहतक में 5 जिले आएंगे, के में करनाल में 3 आएंगे, और एफ फरीदाबाद में 3। तो 3 इसके, 3 इसके, 5 इसके, 4 इसके, और हिसार के 4, और गुड़गांव के 3। तो ये कितने हो गए? 3 3 6 4 10 14 17, नहीं ये क्या हुआ, 3 4 4, अच्छा मैंने एक्स्ट्रा गिन लिया, ये 3 हो गए, और 3 ये 6 हुए, ये 4 10, और ये 19, और 3 हो गए ना 22 जिले, ठीक है। मैंने इसको डबल गिन लिया, 3 3 6 9 कर दिया था ये, तो 22 जिले हुए। 93 तहसील है आपकी, उप तहसील आपकी 50 हैं, और आपके खंड मतलब ब्लॉक्स हैं 140। तो आपके 6 मंडल हैं आपके। अगर पूछेंगे मंडल के अलावा तहसील कितनी है, तो 93, तहसील 93, ठीक है। और खंड या ब्लॉक कितने हैं? 140 हैं। इन्होंने गांव और ग्राम पंचायत, जो वो 62-22 वाला आंकड़ा है, या 6846 वाला आंकड़ा है, वो नहीं बताया, वो अलग से पढ़ेंगे, आंकड़े अलग टॉपिक है। ये तो मैंने सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए पहले एक्सप्लेन किया था, वो आगे दोबारा से आएगा, ठीक है। ये मोटा मोटा बता दिया, वैसे एक टॉपिक है ये अलग से।
हरियाणा की राजनीतिक संरचना, मेन टारगेट है ये पढ़ना, राजनीति पढ़ना। हरियाणा में एक सदनीय व्यवस्थापिका है। देखो सबसे ऊपर क्या लिखा है, विधानसभा। आपके यहाँ क्या नहीं है, विधान परिषद नहीं है, और न ही उम्मीद है कि बनेगी, क्योंकि विधान परिषद तब बनती है जब एमएलए की संख्या कम से कम 120 हो, जो कि आपके राज्य में नहीं है, और अगर बढ़ेगी भी तो 2026 से पहले तो बढ़नी ही नहीं। तो एक सदनीय व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका जो व्यवस्था करे कानून की, और इसको आप क्या कहते हो, विधानसभा। और जो में बैठते हैं वो कौन कहलाते हैं, विधायक, या उन्हीं को आप कहते हो ये हमारे एमएलए हैं। 90 एमएलए हैं ना आपके। हरियाणा विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 91 पहले थी, इस साल से बंद कर दी, क्योंकि आर्टिकल 333 के अकॉर्डिंग जो पहले एंग्लो इंडियन हर राज्य में बन सकता था, वो इस साल 2020 के जनवरी में 104वां संविधान संशोधन करके इसको खत्म कर दिया। देश का आर्टिकल 331 यूजलेस हो गया, और हरियाणा के लिए या किसी भी राज्य के लिए आर्टिकल 333। तो जो कुल संख्या है ना, अब वो इतनी नहीं बनेगी, 90 सिर्फ बनेंगे निर्वाचित। ये एंग्लो इंडियन थे मनोनीत, अब ये इस आर्टिकल के तहत बनते थे, इससे ये खत्म कर दिए। तो अब आपके यहाँ कोई एंग्लो, वैसे भी आज तक भी नहीं था, 66 से आज तक आपके राज्य में कोई एंग्लो इंडियन नहीं था, फिर भी एक था कि भैया होगा जरूरत तो बना लेंगे, अब वो खत्म कर दिया। विधानसभा यानी एमएलए बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 साल है। तो आपके यहाँ कोई भी एमएलए 25 से कम का तो कोई भी एमएलए बन ही नहीं सकता हरियाणा में, हरियाणा के पूरे देश में। कार्यकाल कितना होता है एमएलए बनने के बाद, 5 साल का। राज्यपाल यानी आपका गवर्नर समय से पहले भी इसे भंग करने का अधिकार रखता है, क्योंकि ये निम्न सदन है, ये अस्थाई है, ये समय से पहले भंग भी हो सकती है। ठीक है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करती है, एमएलए को कौन चुनती है, जनता। तुम्ही ने तो चुने थे पिछली बार 31 कांग्रेस के और 40 बीजेपी के, तो इनका निर्वाचन जनता के वयस्क मताधिकार, यानी आप 18 साल प्लस में कोशिश करते हैं कि अपना अधिकार यूज करें मत का। न्यूनतम आयु 18 वर्ष। कब से है ये 18? 1989 से। उससे पहले ये 21 थी। कौन सा अमेंडमेंट था ये? 61वां 61st अमेंडमेंट, 61वां संविधान संशोधन। मताधिकार की आयु घटा के 21 से 18 कर दी गई। ठीक है। प्रत्यक्ष मतदान है, आप सब वोट डालते हैं, अपने वोटिंग राइट का यूज करते हैं। हरियाणा विधानसभा में 17 क्षेत्र एससी के हैं। आपके यहाँ एसटी नहीं थे, शेड्यूल कास्ट के 17 हैं। जब आप 54 आदमी थे ना, जब आपके यहाँ 54 आए थे, तो उस टाइम पे आपकी सीटें 10 थी, 10 रिजर्व सीटें थी। आज आपकी रिजर्व सीटें कितनी है? 17 सीटें रिजर्व हैं एससी के लिए। ये तो हैं आपके एमएलए, और अगर कहें एमपी भी रिजर्व्ड है, हाँ बिल्कुल हैं, 2 सीटें। टोटल एमपी 10 बनते हैं, जिनमें से 2 सीटें रिजर्व्ड हैं आपकी। एमएलए टोटल 90 बनते हैं, जिनमें से 17 सीटें रिजर्व्ड हैं। ठीक है। अब ये 17 अलग अलग जिलों में हैं, सब पढ़ाऊंगी, एक एक याद करेंगे, लेकिन इन दोनों को आज ही बता दूं, अंबाला और सिरसा 2 सीटें हैं आपकी। अंबाला से जो एमपी बनेगा और सिरसा से जो एमपी बनेगा वो हमेशा एससी ही होगा, एससी जनरल कभी नहीं बनेगा, सिर्फ एससी बनेगा अंबाला से भी और सिरसा से भी, क्योंकि ये दोनों रिजर्व्ड सीटें हैं शेड्यूल कास्ट की। ठीक है। बाकी 8 सीटें जनरल की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अनुसूचित जाति के। अब विधानसभा कह रहा है तो 17, अगर वो कहता संसद तो आप कहते 2। फरीदाबाद और हिसार, आबादी बहुत ज्यादा है दोनों की ही। फरीदाबाद, हिसार और भिवानी 3 है ना आबादी के टॉप 3 में, तो बहुत बड़ी आबादी के कारण इनकी सीटें ज्यादा होंगी। जो सीटें होती है ना वो डायरेक्टली देखी जाती हैं, सीधे प्रभावित होती हैं जनसंख्या से। अब कहने को आपका फरीदाबाद छोटा सा है, लेकिन याद करो हम तो पढ़ के आए थे 18 लाख की जनसंख्या। जिलेवार परिचय पहले इसलिए पढ़ाया था ताकि आपके दिमाग में समझ पैदा हो जाए। आपके फरीदाबाद का सबसे छोटा एरिया है 743 स्क्वायर किलोमीटर, शहर सबसे बड़ा है वो, 18 लाख की आबादी है आपके फरीदाबाद के पास। इसीलिए फरीदाबाद में नंबर ऑफ जो ये है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनको आप कहते हैं विधायक जहाँ से आते हैं, ये सबसे ज्यादा है। और हिसार में 7 हैं। फरीदाबाद और हिसार, ठीक है। एफएच भी सबसे ज्यादा है। फरीदाबाद, हिसार, भिवानी में जनसंख्या अधिकतम 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 7 आदमी आएंगे यहाँ से। जबकि पंचकुला जो कि 816 स्क्वायर किलोमीटर है, और चरखी दादरी जो कि सबसे नया बना है, इनमें सबसे कम विधानसभा क्षेत्र सिर्फ 2 हैं, दोनों में 2। तो सबसे ज्यादा सीटें आपके एमएलए की हिसार में है, 7 सीटें अकेले हिसार में, और उसके बाद आपकी फिर सीटें हैं फरीदाबाद में, कितनी 7। और आपके पंचकुला में सिर्फ 2 एमएलए आएंगे, और चरखी दादरी से भी सिर्फ 2 एमएलए आएंगे। ठीक है। तो सबसे कम वाले भी याद रखना, चरखी दादरी और पंचकुला 2 एमएलए, और सबसे ज्यादा एमएलए फरीदाबाद। भाई जनसंख्या ज्यादा होगी तो आएंगे ही एमएलए, और आपका ये हिसार।
ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर एरिया में सबसे बड़ा एमएलए सीट है लोहारू। एरिया में सबसे बड़ी जो एमएलए सीट है ना वो है आपकी लोहारू। एरिया, जनसंख्या की बात नहीं कर रहे। और सबसे छोटा एरिया में बलरामगढ़। ये बलरामगढ़ क्या है? बल्लभगढ़। कहाँ पड़ेगा? फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद में आप देखो सबसे ज्यादा सीटें थी 7, लेकिन फरीदाबाद का जो बल्लभगढ़ है ना जिसका अब नाम है बलरामगढ़, इसमें एरिया सबसे छोटा है। सबसे बड़ा एरिया किसका है? लोहारू। लोहारू कहाँ पड़ेगा? आपके भिवानी वाले इलाके में। तो सबसे बड़ा एरिया, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, आबादी की नहीं कर रहे, तो ये आएगा लोहारू। और सबसे छोटा एरिया तो आपका बलरामगढ़, फरीदाबाद वाला। ये भिवानी वाला, ये फरीदाबाद वाला। ये पूछे जाएंगे एग्जाम में। कहाँ 7-7 सीटें हैं? एफ फरीदाबाद और एच हिसार। सबसे कम सीटें कहाँ हैं? चरखी दादरी में और पंचकुला में। कितनी? 2-2। ठीक है। और बलरामगढ़ या बल्लभगढ़ जो पहले था वहां पे सबसे छोटा एरिया है, वो एरिया में सबसे छोटा जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और सबसे बड़ी लोहारू कहाँ पड़ेगी? भिवानी। तो भिवानी और फरीदाबाद। ठीक है। नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष। आपकी विधानसभा में अभी कौन सी विधानसभा चल रही है? 14वीं विधानसभा। तो आपको एक एक आदमी का नाम याद होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। जैसे शन्नो देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, राव वीरेंद्र सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रेजेंट में है वो पूछ सकते हैं, किसी के टाइम में कुछ अलग हुआ, खास हुआ तो वो पूछ सकते हैं, कोई आदमी कई बार बना तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो मैं एक एक करके पढ़ती जाऊंगी और इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो तुम्हें बताती जाऊंगी। एक एक याद नहीं रखना, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं ज्यादा स्ट्रेस करके बताऊं उनको याद कर लेना। शन्नो देवी देश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्षा। इससे पहले कोई औरत विधानसभा में उपाध्यक्ष तो बनी थी लेकिन अध्यक्ष नहीं बनी। इनफैक्ट ये खुद ही उपाध्यक्ष थी। पंजाब, जिसके कि हम हिस्से थे पहले, पंजाब के विधानसभा की उपाध्यक्ष थी। अध्यक्ष एक आदमी था। फिर जैसे ही हरियाणा बना, इनका एक्सपीरियंस था भाई डिप्टी ये स्पीकर रही हैं तो क्यों ना स्पीकर बना दें। और जब हम अलग हुए 54 आदमियों के साथ, तो हमारा कोई इलेक्शन थोड़ी हुआ था, कोई चुनाव चुन के थोड़ी आए थे वो लोग। तो आनन फानन में काम करना था। नवंबर में बना था और दिसंबर में बैठक कर दी हमने और मार्च में इलेक्शन कर दिया। तो महज कुछ महीनों के लिए विधानसभा को 54 आदमियों को संभालने के लिए शन्नो देवी को काम दिया गया। ये सिर्फ हरियाणा नहीं, भारत की पहली महिला जो कि विधानसभा की अध्यक्षा बनी थी। उससे पहले ये पंजाब की उपाध्यक्षा थी। ठीक है। तो शन्नो देवी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो 6/12 को मीटिंग हुई होगी, एक महीने बाद, और 7-3 तक थी, क्योंकि 7-3 को मार्च में नए इलेक्शन हो गए और नए इलेक्शन में राव वीरेंद्र सिंह चुन के आए, जो कुछ ही दिन रुके क्योंकि फिर वो सीएम बन गए। बहुत ही कम दिन, एक महीने के अंदर अंदर सब काम हो गया। देखो राव वीरेंद्र सिंह, आप जानते हैं राव जो परिवार है रेवाड़ी का, ये नामी गिरामी लोग हैं। और आज से नहीं, इतिहास में जब 57 की क्रांति हुई थी तब से राव के खानदान का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत ही बड़ा। तो रेवाड़ी जो वीरों की नगरी है वो राव जाति के भी कारण है, वहां के उस एरिया के हेड थे ये राव। तो राव वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने एक पार्टी बनाई हरियाणा के स्पेशल लेवल पे, मतलब लोकल लेवल पे, रीजनल पार्टी, ये कांग्रेस से अलग हो गए थे। और इनकी उस पार्टी में ये जैसे जीत के आए राव वीरेंद्र सिंह, तो जब ये जीत के आए तो स्टार्टिंग में आती पहले विधानसभा अध्यक्ष बना दिए गए। फिर इन्होंने कुछ दिन बाद ही पहला गैर कांग्रेसी सीएम का पद संभाला। आपके सीएम जो थे ना पिछले, कौन थे? बीडी शर्मा, वो तो कांग्रेस के आदमी थे। 54 में तो मैक्सिमम कांग्रेस के थे, लेकिन अब जो बने हैं राव वीरेंद्र सिंह, ये विशाल हरियाणा पार्टी के आदमी हैं। विशाल हरियाणा पार्टी, वैसे विश्व हिंदू परिषद होता है वीएचपी ज्यादा फेमस, लेकिन आप अपने राज्य में हैं तो इसलिए हम वीएचपी का मतलब मानेंगे, विशाल हरियाणा पार्टी। ये मैंने तीसरे के आगे लिख दी, ये इसके आगे आएगी, राव वीरेंद्र सिंह की। ठीक है। अब देखो इनका टाइम पीरियड 7-3-67 से 23-3-67 से, देखो महीना भी सेम है, सन भी सेम है, सिर्फ कुछ दिनों के अध्यक्ष बने हैं ये 7 से और 23 तक। क्यों? क्योंकि 23 के बाद से ये राज्य के सीएम बन गए थे। तो ये सीएम के पद पे बैठ गए तो फिर अध्यक्ष के पद पे क्यों रहेंगे, हट गए वहां से। इसीलिए ये फर्स्ट गैर कांग्रेसी सीएम है, क्योंकि इससे पहले तो एक ही था कांग्रेसी सीएम, पहला गैर कांग्रेसी सीएम, क्योंकि इसकी पार्टी तो अलग है। क्या नाम है इनकी पार्टी का? विशाल हरियाणा पार्टी। एक हरियाणा विकास पार्टी बनेगी बंसीलाल जी की।
ठीक है। अब अगला देखो, श्री चंद्र आ गया। ये कौन है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विधानसभा के अध्यक्ष हैं, 90 आदमियों के ऊपर बैठते हैं ये, इनके हिसाब से चलना है। इनका टाइम देखना श्री चंद्र का 67 से 67 कुछ महीने चले, पर ठीक है इससे तो लंबे ही हैं। फिर आए मनफूल सिंह, ये भी देखो कितने कम टाइम के लिए, बहुत छोटा छोटा टाइम चल रहा है ये। राष्ट्रपति शासन लगा था आपके राज्य में 1967 में नवंबर में, तो इसका मतलब स्थिति खराब रही होगी तभी राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन अच्छे खासे टाइम पे थोड़ी लगता है। जब अगर राष्ट्रपति को ये फील हो कि इस राज्य में बड़े स्तर पे गड़बड़ चल रही है, ये रिपोर्टिंग कौन करता है? आपके राज्य का राज्यपाल, जो कि आपके राज्य का आदमी भी नहीं है, तो वो तो सही बात बताएगा ना। अगर वो आपके राज्य का होगा तो वो किसी से इंप्रेस होके सीएम से साठगांठ करके असली रिपोर्ट नहीं बनाएगा। लेकिन आपका सीएम कभी बिहार का, कभी कर्नाटक का, कभी उड़ीसा का, वो क्यों झूठ बोले? तो वो सही रिपोर्ट देगा। और आपके राज्य की स्थिति स्टार्टिंग में अच्छी नहीं थी, इसीलिए आपके राज्य में 1 साल के अंदर अंदर राष्ट्रपति शासन लग गया। आप देखो ना कितने विधानसभा अध्यक्ष बदल रहे हैं, लगातार तो अध्यक्ष बदल रहे हैं। श्रीचंद, फिर आ गए मनफूल सिंह, ये भी देख लो, ये 3 से 7 में था और ये 7 से 11, तो मजाक ही तो चल रहा है। फिर रण सिंह आए, ये थोड़े से टिके 68 से 72, रण सिंह। बनारसी दास गुप्ता, बीडी गुप्ता, याद करो बीडी गुप्ता को तुमने कहीं और भी पढ़ा होगा, ये भी आपके सीएम रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी और सीएम भी। पहले कौन था? राव वीरेंद्र सिंह, वो 2nd नंबर के थे, फर्स्ट मेल विधानसभा अध्यक्ष थे, पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे, वो कुछ दिनों के विधानसभा अध्यक्ष थे, फिर वो सीएम की कुर्सी पे बैठ गए। अब ये दूसरा आदमी आ गया जो विधानसभा अध्यक्ष भी है और सीएम भी बनेगा, बी.डी. गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता, 72 से 73 तक, ठीक है, लगभग 1.5 साल। स्वरूप सिंह 73-77 ठीक कटा। रण सिंह दोबारा आए, देखो रण सिंह ऊपर भी थे। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, नाम दे देंगे कि कौन इनमें से 2 बार बना, कौन 3 बार बना, तो हमें याद हो रण सिंह पहले भी आए हैं और रण सिंह अब दोबारा भी आएंगे। फिर आए कर्नल राम सिंह, राम सिंह के बाद सरदार तारा सिंह जी, फिर हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, ये आदमी 3 बार बनेगा। हरमोहिंदर सिंह चड्ढा आपके राज्य में 3 बार विधानसभा का अध्यक्ष बनेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है इसका नाम। तो हरमोहिंदर सिंह चड्ढा 1987 से 91, ये वो दौर था जब आपका बिल्कुल पड़ोसी पंजाब बहुत ज्यादा भयानक दौर से गुजर रहा था और वहां लगातार राष्ट्रपति शासन 5 साल तक करना पड़ा था। तो पड़ोसी तो है, 1987 से 1991 लगातार वहां स्थिति बेहद खराब थी और वहां 5 साल 92 इनफैक्ट 87 से 92 तक पंजाब की इतनी स्थिति खराब थी कि वहां पे राष्ट्रपति शासन 5 साल लगाना पड़ा। वैसे राष्ट्रपति शासन का कायदा पता है क्या कहता है? 6 महीने, 6 महीने करके 1 साल। ज्यादा खराब हालत हो तो 3 साल और बहुत ही ज्यादा खराब हो तो संविधान में चेंज कर लेना। पंजाब में राष्ट्रपति शासन 5 साल लगा, यानी अधिकतम की भी सीमा को क्रॉस कर गया और पंजाब और आप तो लगते हुए हैं, तो ये स्थिति वो थी। देखो उस टाइम पे थे ये हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, ये 3 बार बनेंगे आपके राज्य में। ईश्वर सिंह बने, ये ठीक ठाक चला, बढ़िया, 91 से 96। फिर छतर सिंह चौहान बने 96 से 99। फिर अशोक कुमार, और ये याद नहीं करने, सिर्फ नाम सुन लो कि हाँ ये हमने पढ़े हुए हैं, ये आदमी रहा होगा। अशोक कुमार अरोड़ा 99 से 2000। फिर सतवीर सिंह काद्यान बने 2000 से 2005। फिर देखो हरमोहिंदर सिंह चड्ढा आ गए, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, लंबा कार्यकाल है इनका। अब ये 5 से 6 है, इससे ऊपर देखना जरा। हरमोहिंदर सिंह चड्ढा को 87 से 91 था, तो लगभग 4 साल तो वो, 9-7 तो सीधे 4 साल ये हो गए। फिर हरमोहिंदर सिंह चड्ढा आए हैं लगभग 1 साल के लिए, 2 महीने कम है, तो 5 साल तो यहाँ हुए, फिर आएंगे ये। रघुबीर सिंह काद्यान आए हैं 6 से 9 के लिए। फिर तीसरी बार, लास्ट बार आ गए हरमोहिंदर सिंह चड्ढा 9 से 11, तो पहले 4 साल के लिए, फिर 1-1.5 साल के लिए, और अब फिर आ गए यहाँ पे लगभग 2 साल, 2 से कुछ कम साल के लिए। तो आप ये देखो टोटल में अगर देखें तो सबसे लंबा कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष में किसने काटा है? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा जी ने। कितनी बार आए हैं? 3 बार। रण सिंह का नाम कितनी बार आया? 2 बार। ये कितनी बार आ गए? 3 बार। ठीक है, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आज तक विधानसभा के अध्यक्ष बने हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। कुलदीप शर्मा भी पीछे ही थे, आपने नाम सबने सुना हुआ है, 2011 से 14। कंवर पाल गुर्जर अभी इसी सरकार के थे, जो अब बैठी है ना, इसी सरकार ने पिछली सरकार के टाइम पे, मतलब इस बीजेपी ने ही 14 से 19 में गुर्जर को रखा। और अब नया कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता आपके नए हैं। पंचकुला की सीट से एमएलए थे ये, और पंचकुला हमने क्या पढ़ा? सबसे कम सीटें 2 एमएलए की और
चरखी दादरी की भी 2, सबसे ज्यादा फरीदाबाद की 7, हिसार की भी 7। सबसे बड़ा एमएलए का क्षेत्रफल में लोहारू भिवानी वाला, सबसे छोटा क्षेत्रफल में बलरामगढ़, कौन सा, फरीदाबाद वाला। ठीक है, तो ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं 2019 से लगातार। अब कब तक रहेंगे ये, जब तक आपकी सरकार रहेगी 19 से 24 तक। उम्मीद है अगर ठीक ठाक रहे तो इनको रखेंगे। अब इसी सरकार ने अपना आदमी रिपीट नहीं किया, सीएम रिपीट हो गया लेकिन कंवरपाल गुज्जर रिपीट नहीं हुए, तो कौन आ गया, ज्ञानचंद गुप्ता। अब इसमें आपको सारे नाम सीरीज से याद नहीं करने, लेकिन अगर आपने नाम सुन रखा है और पेपर में आ गया, इनमें से कौन विधानसभा का अध्यक्ष नहीं रहा, और 4 नाम आ गए, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, रण सिंह, ईश्वर सिंह, और एक मान लो धर्मवीर आ गया, धर्मवीर नहीं कोई और आ गया, तो आप पहचान जाएंगे कि यार ये तो मैंने रण सिंह भी पढ़ा है, ईश्वर सिंह भी पढ़ा है, मैंने हरमोहिंदर चड्ढा भी पढ़ा है, मैंने ज्ञान भी पढ़ा हुआ है, हमने सोलंकी ये भी पढ़ा हुआ है, गुर्जर भी, शर्मा भी। तो एक आइडिया ले लेना चाहिए, इसीलिए 2-4 बार इन चीज़ों को पढ़ा और पढ़ाया जाता है, ताकि ये पढ़ के लगे कि हाँ ये नाम, जैसे 2 बता दो जो यहाँ भी रहे इस टेबल में भी और फिर सीएम भी बने। तो पहला कौन था ऐसा जो पहला आदमी अध्यक्ष बना था, कौन था वो, राव वीरेंद्र सिंह, कुछ दिन के थे फिर सीएम बन गए। पंडित बीडी ये बनारसी दास गुप्ता, पंडित नहीं सिर्फ बनारसी दास गुप्ता, ये अध्यक्ष भी थे और ये आपके सीएम भी बने। 3 बार कौन अध्यक्ष बना, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, 2 बार कौन बना, रण सिंह। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की चीज है। पहली फीमेल कौन थी, शन्नो देवी, छोटे से टाइम पीरियड की। पहला मेल कौन था, राव वीरेंद्र सिंह। इसके बाद रण सिंह 2 बार आए, बनारसी दास गुप्ता दूसरे हैं जो कि सीएम भी बने। फिर इसके बाद आया आपका बड़ा नाम है हरमोहिंदर सिंह चड्ढा, ये 3 बार बने हैं हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। और अब प्रेजेंट में आपके यहाँ चल रहे हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी। ठीक है, 2-4 चीजें बार बार पढ़ते हैं तब समझ में आती है, नाम बार बार पढ़ने पड़ते हैं। अगला है राज्य में लोकसभा और राज्यसभा क्षेत्र। तो मैंने आपको बता दिया कि आपके यहाँ एमएलए की सीटें हैं 17, जिनमें से ये एससी रिजर्व 17, टोटल सीटें 90 है। आपके एमपी लोकसभा के टोटल हैं 10, जिनमें से 2 रिजर्व्ड हैं। कौन कौन सी, एक अंबाला और एक सिरसा वाली। आपके 5 एमपी हैं जो राज्यसभा से जाते हैं, वो 5 एक साथ नहीं जाते, वो घूम घूम के जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। तो आपके 2-2-1 करके रिटायर होते हैं। ठीक है, तभी 5 बनेंगे। राज्य में लोकसभा और राज्यसभा क्षेत्र क्या कह रहे हैं, हरियाणा में लोकसभा के लिए 10 सीटें हैं, जिनमें से रिजर्व कितनी बताई मैंने, 2, अंबाला और सिरसा। राज्यसभा के लिए 5 सीटें, एक साथ 5 नहीं जाते, 2-2-1 ऐसे जाते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, भिवानी महेंद्रगढ़, भिवानी महेंद्रगढ़। जबकि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है फरीदाबाद। आप जानते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ की ही कल चंद्रकला, जो चंद्रकला थी आपके यहाँ, चंद्रकला प्रभावती, पता होगा आपको, आपके राज्य की थी वो, और वो कल एक्सपायर, कल या परसों वो एक्सपायर हो गई, त्योहारों के इस सीजन में ही वो एक्सपायर हो गई। काफ़ी एज हो रखी थी, 90 के अराउंड उनकी एज थी। वो हरियाणा से पहली महिला जो सांसद बनी थी, वो थी वो महिला। तो चंद्रप्रभा वो यहीं से, इसी सीट से जीती थी, बंसीलाल को हराया था उन्होंने। तो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है उनका भी, फिर पढ़ेंगे आगे उसको भी। अभी मेन बात पे आते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, अभी देखो इससे ऊपर जो तुमने पढ़ा था ना, जो मैंने पढ़ाया था, वो आपका विधानसभा क्षेत्र था। ध्यान से सुनो मेरी बात, ये 2 क्वेश्चन है, कंफ्यूज करेंगे तुम्हें अगर तुम खुद से पढ़ोगे तो, समझना इसको। ये कह रहे हैं सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, तो नाम दे दिया भिवानी का। अगर वो कहते सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, तो तुम क्या कहते, विधानसभा क्षेत्र, तो तुम कहते लोहारू। कहाँ पड़ेगा जी, भिवानी में ही। ठीक है, लोकसभा क्षेत्र में नाम आएगा पूरे भिवानी महेंद्रगढ़ का, क्योंकि लोकसभा की सीटें तो लिमिटेड हैं, 10 ही तो हैं, उसमें तो बहुत बड़ा एरिया कवर है। लेकिन वो कहें सबसे बड़ा एमएलए सीट बताओ, तो आप कहोगे लोहारू। लोहारू आपके एरिया की बात कर रहे हैं, और भिवानी महेंद्रगढ़ देश में जो जाएंगे एमपी उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं जनसंख्या में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, तो जनसंख्या की जब भी बात करें तो आप अपने फरीदाबाद को भूलना नहीं है। वो कहें एरिया में सबसे छोटा बता दो, भाई बड़ा तो आपका हो गया लोहारू, सबसे छोटा कहें तो वो आपको, फिर आप कहोगे जी हमारा तो बलरामगढ़ सबसे छोटा है, एमएलए की सीट की बात करें तो, और सबसे बड़ा आपका लोहारू। ठीक है, जनसंख्या में एमपी वाला ये एमपी की बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो आपको फरीदाबाद है जी। एरिया में बड़ा तो भिवानी महेंद्रगढ़ है। ठीक है, हरियाणा में लोकसभा क्षेत्र सिरसा और अंबाला एससी के लिए आरक्षित हैं। तो 2 अपनी एमपी की सीटें बताना आरक्षित, 10 में से 2, तो 10 में से 2 कौन कौन सी हैं, आपकी अंबाला और सिरसा। टोटल आपके देश में कितनी है एससी के लिए, 84, उनमें से 2 तो आप ही की हैं। कौन कौन सी, अंबाला और सिरसा। ऐसे किसी की 10 हैं, किसी की 2 हैं, किसी की 6 हैं, किसी की 8 हैं, आपके यहाँ 2 हैं। अब ये सारी बातें एमपी की कर रहे हैं, इससे पीछे टेबल से पीछे आप एमएलए की बातें पढ़ के आए हो। एमएलए आपके राज्य में होते हैं, एमपी आपके देश में होते हैं।
ठीक है। राज्यपाल, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जो मैंने बताया था। राज्य की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री होता है, उसकी मंत्री परिषद होती है और एक बड़ा अधिकारी वर्ग, अफसर होते हैं आईएएस रैंक के सारे बड़े बड़े। राज्यपाल की नियुक्ति सब समझा दिया। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। वैसे अगर राष्ट्रपति चाहे तो पहले हटवा लेगा। राज्यपाल बनने के लिए क्या जरूरी है? 25 साल का हो, भाई लाभ के पद पे ना हो, भारत का नागरिक हो, सबसे पहले भारत का नागरिक हो, 35 की आयु पूरी कर चुका। 35 के 3 ही तो हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर या राज्यपाल, एक ही बात है। राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। अब टॉपिक अलग, मतलब इसका चार्ट पढ़ना है, आज नहीं पढ़ाती क्योंकि सारी चीज मिक्स ना हो। इसमें बहुत सारे नाम आएंगे जो रिपीटेड होंगे, कुछ लोग इसमें वो भी होंगे जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुखिया भी रहे हैं, तो इसको कल पढ़ेंगे। आज तुम्हारी जिम्मेदारी है इस टेबल को पूरा 2-3 बार पढ़ लेना ताकि तुम्हें नाम याद हो जाए। वो पूछ लें क्या तारा सिंह जी कभी लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं? अगर तुमने सुना है ईश्वर सिंह, तारा सिंह, मेहर, तो तुम्हें लगेगा हाँ यार ये तो मैंने सुना हुआ है। मेहर सिंह मैंने यहाँ नहीं सुना, मेहर सिंह मैंने हाई कोर्ट में सुना था, मैंने बताया था तुम्हें। तो अगर ये बार बार पढ़ लोगे ना, भाई 2 ऐसे जो कि अध्यक्ष भी रहे, सीएम भी बने, एक ऐसा बता दो जो पहली महिला है, पहला पुरुष है, प्रेजेंट में कौन है, ज्यादा बार कौन बना, लंबा कार्यकाल किसका, तो ये 2-4 बार पढ़ने पड़ते हैं। किसी को याद नहीं होते बिना पढ़े, सबको बार बार ऐसे देखना पड़ता है। अच्छा रण सिंह नाम का आदमी है, 2 बार आया, बनारसी दास गुप्ता है, या कर्नल राम सिंह है, या सरदार तारा सिंह है, ईश्वर सिंह है, छत्तर सिंह चौहान है, AK अरोड़ा है, अशोक कुमार, सत्यवीर सिंह काद्यान है, फिर चड्डा है, फिर रघुवीर सिंह काद्यान है। तो जिनके 2-2 बार नाम आए, देखो रघुवीर सिंह, सतवीर सिंह एक जैसे लगेंगे, लेकिन ये अलग अलग आदमी है। हरमोहिंदर 3 बार आएगा, फिर ये 2-3 तो अब तुम्हारे सामने के ही हैं। ठीक है, 2-4 बार रीड करना, बस नाम याद नहीं करने। ऐसा नहीं होता कि वो तुमसे 14-17 पूरे पूछेंगे, लेकिन एक तो सबसे लंबा कार्यकाल, ज्यादा बार कौन आया, पहला मेल कौन था, पहली फीमेल कौन थी, या छोटा कार्यकाल, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आज हमने एक टॉपिक कर लिया अपने विधानसभा के अध्यक्षों का। अब हम कल करेंगे राज्यपालों का, फिर ऐसे ही एक दिन कर लेंगे सीएम का, और ऐसे कर करके प्रशासन भी कंप्लीट हो जाएगा और जो ये ढांचा है हरियाणा का, ये तुम्हारी समझ में आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अब ये जिसको मेहनत करनी पड़ेगी, जिसको लगता है ना कि मुझे सीखना है, ये तो सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता है टीचर, पढ़ना अपने आप ही होता है। बार बार पढ़ना पड़ेगा। लिस्ट लेके आज बैठना किताब की, 10 बार उसको देखना, फिर 1-2 के नाम बार बार देखना, टाइम पीरियड देखना कि आपके यहाँ पे कौन रहा। पूछ लें पंजाब में जब इमरजेंसी लगी थी 87 से 92, तो हरियाणा को कौन संभाल रहा था, तो नाम पता होना चाहिए कि उस टाइम हरियाणा का कौन था। ये 2-4 चीजें हैं जिन पे सेल्फ में मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।